नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 25। ए डाई इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक डाइस को आपका 6 टाइम्स यानी कि फेंका जाता है, 6 टाइम्स उछाला जाता है उसको। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसीडर्ड एज सक्सेस, मतलब कि उस पर हमें एक इवन नंबर मिले, इसको हमने सक्सेस माना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस, तो हमें 5 सक्सेस मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो ये बर्नौली ट्रायल का बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहला इवेंट मान लेंगे। लेट P denotes the probability of success और सक्सेस क्या थी हमारी, मींस गेटिंग एन इवन नंबर। अब देखिए, एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, जब हम उसका सैंपल स्पेस बनाएं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इवन नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 और 3 इवन नंबर्स हैं और टोटल इसमें 6 एलिमेंट हैं आपके। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमें वहां से एक इवन नंबर मिलने की। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ गई, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई हमारी, 1/2 आ गई है। अब प्रोबेबिलिटी, और यहां पर हम मान लेंगे लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है सक्सेस के लिए। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो ध्यान से देखिए, n इवेंट्स में से r सक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके n ट्रायल्स किए जा रहे हों किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, तो उसमें से r सक्सेस मिले तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका NCR, p की पावर r और q की पावर n-r। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो तो है 6, क्योंकि 6 टाइम्स उछाला गया है उसको और हमें 5 सक्सेस मिले, मतलब r की वैल्यू है 5। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यूज, 6c5 और 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 6 माइनस 5। तो 6c5 तो हो गया 6 आपका, और 1/2 की पावर 5 हो गया 32, और यहां पर बचा 1/2, तो यहां पर 3। तो इसका आंसर क्या आया है आपका 3/32। मतलब आपको टोटल 5 सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है आपकी 3/32 आई है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें a मॉड्यूलस और b मॉड्यूलस की वैल्यू आपको दे रखी है। जो भी टर्म्स इसमें दे रखी है उन्हें मैं नोट कर देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर आपको दे रखा है √26, मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर आपको दे रखा है 7, एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस आपको दे रखा है 35। तो आपको निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो तो उससे एंगल निकालने का। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू b वेक्टर का मॉड्यूलस। हमें यहीं से a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल पाएंगे। ये दोनों वैल्यूज हमें दे रखी हैं, अगर ये वैल्यू और मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू आराम से यहां से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस आपको दे रखा है 35 और a वेक्टर का मॉड्यूलस दे रखा है √26 और ये दे रखा है 7। तो इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 5/√26। अब साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
बस यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसके स्क्वायर पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आया 26 माइनस 25 अपॉन 26, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 1/26 जो बराबर है प्लस माइनस 1/√26 के। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास, वो आई है प्लस माइनस 1/√26। अब यहां पर जो भी वैल्यूज आपके पास हैं उसको पुट कीजिए फर्स्ट के अंदर। कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√26 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में दोनों की वैल्यू को पुट करें, √26 इंटू 7, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 इधर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो यहां पर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 7। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखना है कि कॉस थीटा जहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है वो ये फॉर्मूला है, ये आपको दे रखा है, तो कॉस थीटा आपको मिल सकता है साइन थीटा से, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला आपका। तो यहां से हमने साइन थीटा निकाला और साइन थीटा की मदद से फिर हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के उसको यहां फॉर्मूले में रखा और हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका यहां पर मिल गया है। देन इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27। बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसको हमें बराबर प्रूव करना है x/2 के। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसे हमें x/2 के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हम यहां पर क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो यहां पर आप अगले स्टेप में लिखेंगे टेकिंग LHS। अब देखिए यहां पर क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, अगर ये 1 प्लस कॉस एक्स होता तो हम यहां पर फॉर्मूला बना सकते थे, बट उससे भी आपका ये आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि हमें x/2 के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए मैं इस वाली टर्म को ले लेता हूं 1 प्लस साइन एक्स, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और इस साइन एक्स में आप साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 हो गया, 1 की जगह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर हमने लगाया साइन 2a का फॉर्मूला। मैं दोनों ही फॉर्मूले यहां पर मेंशन कर देता हूं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 के, एंगल सेम होना चाहिए तो दोनों का एड 1 के बराबर होता है, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है 2 साइन a कॉस a, जो भी एंगल यहां होता है उसका आधा करते हैं हम। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया है आपका कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये वाली टर्म। तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम 1 माइनस साइन एक्स को ले लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब यहां पर भी हम साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा -2 साइन x/2 कॉस x/2। ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को हमने अलग से ब्रेक कर लिया है क्योंकि इस पूरी टर्म को साथ में लेके चलने से क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम इसको सॉल्व करके लिख लिया, ये वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करके लिख लिया, ये वैल्यू आई है। अब दोनों ही वैल्यूज़ को हम यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पुट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको यहाँ से इरेज करने वाला हूँ।
तो अब देखिए यहां पर जो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आई है उसको यहां पर और यहां पर, और 1 माइनस साइन एक्स को हम यहां पर रखते हैं आपका, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहां पर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो जहां पर भी 1 प्लस साइन एक्स था वहां पर हमने ये वैल्यू रख दी, और जहां भी 1 माइनस साइन एक्स था ये वाली वैल्यू रख दी है यहां की। तो यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हर जगह पर, हर टर्म के अंदर। तो यहां पर क्या बन रहा है, कॉट इनवर्स, यहां बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, आगे बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, तो यहां ऊपर आया है आपके पास 2 कॉस एक्स बाई टू, और नीचे 2 देयर इज सम मिस्टेक, यहां पर भी आपका यही टर्म बच रही है। ओके, तो यहां पर एक मिस्टेक हुई है कि यहां पर प्लस का साइन नहीं है आपका, यहां पर है माइनस का साइन क्वेश्चन में, तो यहां पर माइनस साइन लगा लेंगे आप, इसको कैंसिल नहीं करें, यहां पर माइनस साइन लगाएंगे तो यहां पे बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का cos x बाई टू और प्लस का साइन एक्स बाई टू। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है, यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में माइनस साइन दे रखा है तो हम भी यहां पर माइनस साइन लेंगे, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। तो माइनस साइन लिया, ये माइनस साइन अंदर गया, जो प्लस की थी टर्म वो माइनस की बन गई और जो माइनस की है वो प्लस की बन गई। तो यहां पर अब cos x बाई टू कैंसिल होगा, और यहां पे आया कॉट इनवर्स, ऊपर है 2 cos x बाई टू और नीचे बन गया 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया कॉट इनवर्स, अंदर है कॉट x बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आया आपका x बाई टू, और वही टर्म आपको क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड में दे रखी है। तो हेल्स प्रूफ। तो हमें बेसिकली इसमें करना क्या था, हमने पहले 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेक कर लिया और उसको बना लिया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू यूजिंग दीज 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देन उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स को cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर किया, एंड वहां से हमें वैल्यू मिल गई आपकी, और सिंपली दोनों वैल्यूज को यहां रखा, एंड उसके बाद केवल हमने सिंपल कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन करते ही हमें जो राइट हैंड साइड है वो आपकी यहां पर मिल गई है, और हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या दे रखा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग। तो ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एंड यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसका क्या करना है, आपका इनवर्स निकालना है। तो आप क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा अप्रोच को समझें कि बेसिकली आपकी अप्रोच क्या है। देखिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम केवल रो ऑपरेशंस का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि केवल रो ऑपरेशंस इसमें यूज की जाएंगे और उससे हमें इनवर्स निकालना है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसमें स्टेप्स भी फिक्स्ड हैं आपके, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो, उसमें स्टेप्स फिक्स्ड हैं, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने अपनी कोई अप्रोच उस पर लगा दी तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो ध्यान से समझिए कि होता क्या है। यहां पर
एक ए मैट्रिक्स होगी, यहां पर हम आइडेंटिटी और ए लिखते हैं। अब इस ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 3 -1 -4 2 और यहां पर आइडेंटिटी को लेंगे तो 1 0 0 1 और ये ए रहता है मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमें करना क्या होता है, बेसिकली हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो ये मैट्रिक्स आपको यहां दे रखी है, यूजिंग रो ऑपरेशंस, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो ऑपरेशन हम इस पर लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें इस पर लगाना होता है। तो सम प्रोसेस के बाद ये वाली मैट्रिक्स तो बन जाएगी 1 0 0 1 और ये कुछ अलग मैट्रिक्स बनेगी आपकी इनटू ए। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि ए बी यदि आई के बराबर है तो बी क्या होता है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो जो बी है वो ए का इनवर्स होता है। यहां पर आइडेंटिटी आ गया, यहां पर ए मैट्रिक्स और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, तो हम कह देते हैं कि ये जो नई मैट्रिक्स आपको मिली है वो इनवर्स ऑफ ए है आपकी। तो यहां पर हम ए बी इज इक्वल टू आई इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। अब आप अपना तरीका समझिए कि सबसे पहले आप इसमें इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं, देन उसके बाद हम यहां आएंगे और इसको क्या बनाएंगे, आपका 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको 1 बनाते हैं एंड इसके बाद सबसे लास्ट में इसको क्या बनाया जाता है, 0 बनाया जाता है। तरीका याद रखना है, सबसे पहले इसको, उसके बाद इसको, देन ये पाथ हाफ को फॉलो करना है, तो आप क्वेश्चन एकदम सही करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, हियर a इज इक्वल टू आई ए। यहां पर a की वैल्यू रखेंगे 3 -1 -4 2 और यहां पर आइडेंटिटी 1 0 0 1 इनटू में a। अब अपना पाथ देखिए, सबसे पहले हम इस एलिमेंट को क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि रो 1 को 3 से डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला हम ऑपरेशन लगा रहे हैं ऑपरेटिंग R1 और R1 में हम क्या कर रहे हैं, 1/3 ऑफ R1, मतलब रो 1 को 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा 1, यहां बचेगा माइनस का 1/3 -4 2 और सेम जो ऑपरेशन आपने यहां लगाया है वही यहां लगा देना है। तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 0 0 1 इनटू ए। अब ये एलिमेंट 1 बन गया। अब इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर है -4। यदि मैं रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके और उसको रो 2 से ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा आपका। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं ऑपरेटिंग R2 और R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 को हम ऐड करेंगे 4R1 के साथ। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसको R2 के साथ आपका ऐड कर देना है। तो यहां पर हम यही काम करने वाले हैं। तो देखिए, इस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो -4, ये क्या बन गया, 0। तो यहां पर 1 1/3 ये बन गई टर्म 0। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा -4/3 और उसको ऐड कर देंगे हम 2 के साथ। अब सेम ऑपरेशन जो हमने यहां पर लगाया है वही हमें यहां पर भी लगाना है। तो रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ऐड कर देना। तो ये बन जाएगा 4/3 + 0, यहां तो रहेगा 0 + 1 इनटू ए। अब ये एलिमेंट भी 0 बन गया हमारा। अब ये जो ये है इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, क्या वैल्यू आ रही है, 1 1/3 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2/3। यहां पर है 1/3 0 और यहां पर 4/3, यहां पर 1। अब इसके बाद हमें इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। मतलब इस वाले एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहां पर दे रखा है 2/3, तो मैं इस रो 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा यहां पर। तो ऑपरेटिंग R2 और R2 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1
1/3, और ये 0 से मल्टीप्लाई करें कुछ भी वो तो 0 रहेगा, और 2/3 से यदि आप 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा यहां पर। देन उसके बाद यहां पर 1/3 0, इसको हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3/2 से, 2 से 2 टाइम्स ये बन जाएगा आपका यहां पर 6, देयर इज अ मिस्टेक, हमें इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये पहले से 4/3 है यहाँ पर, और 3/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 2 आपका, और यहाँ नाउ इसके बाद यहाँ पर ये आप ए और लिखना है यहाँ पर। अब आपके पास ये एलिमेंट 1 बन गया, इस एलिमेंट के बाद अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो ये दे रखा है माइनस का 1/3, इसके साथ हम प्लस का 1/3 ऐड कर दें तो हमें ये 0 मिल जाएगा। तो मैं यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने वाला हूं, ऑपरेटिंग R1, और R1 में हम ऐड कर देंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 को, इसको 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा आपका। तो यहां पर 1, भाई इसको 1/3 से करोगे तो 0, और 0 + 1 1 हो गया, ये बन जाएगा 0 0 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर R1 1/3 प्लस इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 3/3 मीन्स क्या आ गया 1 आ गया आपका, तो ये तो 1। अब इसको और 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका 3/4, ओके 3/2, देन यहाँ 3/2 को 1/2 से 3/4 इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 3/4 आ गया आपका। अब यहां पर ये क्या आ रहा है आपका 2 है, ये 2 और ये 3/2, ओके ध्यान से देखिए कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, R2 0 है, ये R1 तो 0 है, प्लस 3/2 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है आपका 1/3 से, देयर इज सम मिस्टेक। तो यहां पर R1 का एलिमेंट लिख लिया हमने, R2 वाले को 1/3 से मल्टीप्लाई करके यहां पर 0 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो यहां पे आएगा 1/2 आपका, और इनटू में A। अब आप ध्यान से देखिए, A इंटू में सम मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं इनवर्स ऑफ B, इसको हम मान लेते हैं लेट, या फिर हम बोल देंगे B इज इक्वल टू में 1 1/2 2 3/2 इज इनवर्स ऑफ A, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इनवर्स ऑफ A हो जाएगी। आपने समझा है 2x2 मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है आपकी कि यहां पर स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं, इसको 1 इसको 0 इसको 1 और इसको 0 बनाने के लिए जो भी पाथ आपने फॉलो किया है वही पाथ आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। भाई आपका यहां पर 1/3 से किया था, मे बी किसी क्वेश्चन में आप 1/2 से करेंगे, बट तरीका सेम रहेगा आपका। तो ये 2x2 के लिए आपने समझ लिया। जैसे ही 3x3 के लिए कोई क्वेश्चन आएगा हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके फिक्स्ड होते हैं और कैसे एक 3x3 मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इनवर्स को फाइंड आउट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, शो द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। जब आपको ये जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये हर जगह कंटिन्यूअस आपको दे रखा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 2 और 10 दे रखा है, तो 2 और 10 पर हम इसकी कंटिन्यूटी में LHL RHL की वैल्यू निकालेंगे, उनको इक्वेट करते ही हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर मैं सबसे पहले LHL निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस।
अब इस LHL के लिए फंक्शन क्या रहेगा, जहां पर जो x है वो 2 से लेस है, वो क्या रहेगा इसके लिए फंक्शन रहेगा आपका। तो यहां पर जो x है वो 2 से लेस है, तो ये LHL के लिए फंक्शन आ गया। क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर हम x तो रख नहीं सकते इसमें। देन इसके बाद हम इसके लिए निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू प्लस, और RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x 2 से बड़ा है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो ax प्लस b, यहां पर हम पुट कर देंगे x को 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर पुट कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू में 2 प्लस h प्लस b। अब यहां पर h की वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, ये हो गया 2a प्लस b। यहां पर ये आ गया आपका 2a प्लस b। तो ये RHL की वैल्यू आई। यहां से अब हम f2 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। जो फंक्शन है x2 के बराबर क्या है, 5 है, तो f2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सिंस फंक्शन कंटिन्यूअस है आपका किस पर, 2 पर, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो LHL बराबर होगी RHL के और वो बराबर होगा f2 के। सभी की वैल्यू रखें, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दो को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां से हमें मिला 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई है हमें a और b में। देन इसके बाद जो फंक्शन है उसका 10 पर भी वैल्यूज दे रखी हैं, तो एट x इज इक्वल टू 10 हम निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस। तो इसके लिए LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x 10 से लेस है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो ax प्लस b, यहां पर हम पुट कर देंगे x को 10 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू में 10 माइनस h प्लस b। यहां पर h की वैल्यू 0 रख देंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा, a इंटू में 10 माइनस 0 प्लस b, और ये हो गया 10a प्लस b। तो इसके लिए LHL की वैल्यू क्या आ गई, 10a प्लस b। अब हम निकालते हैं RHL। RHL क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। अब यहां पर RHL के लिए फंक्शन क्या रहेगा, 21 रहेगा आपका। तो 21 एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें कहीं भी x नहीं है तो हम पुट ही नहीं कर पाएंगे x, तो सीधा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। और हम निकालते हैं वैल्यू f ऑफ 10 की, तो x 10 के बराबर कहां पर है, यहां पर, तो f10 भी क्या आ रहा है आपका, 21 आ रहा है। अब हम यहां पर लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, तो LHL बराबर होगा RHL के, वो बराबर होगा f ऑफ 10 के। तो सभी की वैल्यूज रख दें, LHL आई है आपकी 10a प्लस b, RHL आई है 21 और ये भी 21। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। तो हमने दोनों की कंडीशंस को लगा लिया है कि x इज इक्वल टू 2 पर से हमें एक इक्वेशन मिली a और b में, और यहां पर एक इक्वेशन मिली आपकी a और b में। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू यहां पर मिलेगी। देखिए उसने ऐसे ही 2 और 10 नहीं दिया था, उसको पता था कि इसमें इक्वेशंस बनेगी और डायरेक्टली a और b की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहां पर इक्वेशंस बनी हैं, इन दोनों इक्वेशंस में आप जो चाहे मेथड लगा ले, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी कर सकते हो। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। देखिए सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं हम आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 5, तो ये आ गई 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 25। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 4। तो यहां पे आपका b क्या आ गया है,
1 आ गया। अब b की वैल्यू तो 1 आ गई इसमें, इस b की वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं। 2a + 1 = 5, 2a = 5 - 1 = 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 2 आ गई है। तो a क्या है आपका 2 है और b क्या है यहां पर 1 है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने a और b की वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है जब y 0 हो और x क्या हो आपका 1 हो। तो इसको ध्यान से देखिए, ये आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन में से इसमें से 1 + x² कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पर 1 + x² कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा dy/dx। यहां पर 1 + x² नहीं है तो हम इसमें 1 + x² से डिवाइड कर देंगे और यहां पर है 1/1 + x²। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो dy/dx + 2xy/1 + x² = 1/1 + x² का x²। अब आप ये बोले सर यहां पर 1/1 + x² कहां से आ गया, तो ध्यान से देखिए, कॉमन लेने का जो कंसेप्ट है वो यही है आपका। जब हम इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपका यहां पर कि हम इसकी हर टर्म को x से डिवाइड कर रहे हैं। x कॉमन लिया हमने यहां पर, तो इसकी हर टर्म को हमने x से डिवाइड किया है। तो यहां बन गया 1 और यहां पर एक पावर कट गई तो 1 + x। तो कॉमन लेने का कंसेप्ट यही होता है आपका कि जो भी टर्म आप अंदर से कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप अंदर की हर टर्म को उससे डिवाइड कर रहे हो। अब जहां पर वो होती है वहां वो कैंसिल हो जाती है और जहां नहीं होती है वहां वो डिवाइड में आ जाती है। तो सेम यहां पर हमने 1 + x² कॉमन लिया है, इसके डिवाइड में आया तो 1 बन गया, यहां पर नहीं था तो वो कहां गया है आपका डिवाइड में आ गया है। तो आपको कॉमन लेने का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद dy/dx + py = q। तो यहां पर जो p की वैल्यू है वो क्या आई है, y को छोड़कर 2x/1 + x² और q की वैल्यू क्या आई है 1/1 + x² का स्क्वायर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले आपका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका यहां पर, वो आ जाएगा e की पावर p dx। e की पावर में p का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, e की पावर p क्या आया है आपका यहां पर, वो आया है 2x/1 + x² dx। ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है और जब किसी टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन हमको करना हो तो वो होता है log of fx + c। तो यहां पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर log 1 + x²। अब यहां पर e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है आपका, वो आया है 1 + x²। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, वो क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। तो y को तो मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू q की वैल्यू है आपकी 1/1 + x² का स्क्वायर और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो आया है 1 + x² dx। यहां पर इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहां पे आ जाएगा y इंटू 1 + x² और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ये होता है tan 1 x + c। तो tan 1 x आ जाएगा प्लस c। ये तो आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल को पर्टिकुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें c की वैल्यू निकालनी होती है।
तो x और y की वैल्यू को पुट कर दें, y 0 है, यहां पर रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यहां आ गया tan इनवर्स 1 प्लस c, तो c प्लस tan इनवर्स 1 आपका tan किस पर होता है, tan पाई बाई 4 पर, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, c प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। c की वैल्यू हमें मिल गई, इस c की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। तो ये क्या है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो 4 कॉइन्स को एक बार फेंका जाता है या फिर एक कॉइन को 4 बार फेंका जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ टेल्स के लिए आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब उसमें कितनी बार आपको टेल्स मिलेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं आपका, ध्यान से देखिए। व्हेन let S denotes the sample space let S denotes the sample space, तो S क्या आ जाएगा, देखिए 4 कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस होता है उसको उछाल, जब 4 कॉइन्स को उछाला जाए उसका जो सैंपल स्पेस होता है उसको इजीली लर्न नहीं रखा जा सकता। उसको बनाने की ट्रिक देखिएगा कैसे। 2 के लिए आप इजीली लर्न रख सकते हैं, एच टी, टी एच और टी टी। 1 2 का यहां लिख लिया, 1 2 का यहां पर लिख लें। अब इन दोनों का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, एच 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 एच। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, एच 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 टी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे एच एच टी एच। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो एच एच टी टी। इसका मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, इसको मिटा दें यहां से। अब इसकी मल्टीप्लाई सबसे करो तो ये आ गया आपका एच टी एच एच, एच टी एच टी, देन इसके बाद एच टी टी एच, एच टी टी टी। इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसको भी इरेज कर दें। अब टी एच की इसके साथ टी एच एच एच, टी एच एच टी, टी एच और टी एच टी टी। देन इसके बाद अब टी टी की मल्टीप्लाई करेंगे, टी टी एच एच, इससे टी टी एच टी, टी 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 एच, टी 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 टी। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर लें, इसमें 16 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्टली। जब आपका कॉइन को उछाला जाता है तो उसमें 2 की पावर कितनी बार कॉइन्स को उछाला जा रहा है, एक बार उछालेंगे तो 2 एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में। 2 की पावर n एलिमेंट्स आते हैं, मतलब जितनी बार उछाला जाए उस n की पावर लिख दो, इतने आपको एलिमेंट्स मिलते हैं उसके सैंपल स्पेस में। तो 4 बार उछाला गया था, 2 की पावर 4, 16 एलिमेंट्स मिले हैं। अब हमने सैंपल स्पेस तो बना लिया, देन इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो देखिए हम लिख लेते हैं, लेट x denotes the random variable। ओके, इससे पहले हम एक और चीज लिखते हैं, हमने इवेंट को तो माना ही नहीं है। लेट h denotes the event of getting head and t denotes the event of getting tail।
तो अब इसके बाद हम मान लेते हैं, देखो पी ऑफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1/2। लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। ध्यान से देखिएगा, ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके इस तरीके के, नंबर ऑफ हेड्स। इससे किसी पिछले सेट में क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन था, बट उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था आपका नंबर ऑफ हेड्स के लिए, तब भी हमने सेम प्रोसीजर से किया था, और नंबर ऑफ टेल्स के लिए वो पूछ रहा है, तो दो क्वेश्चन तरीके से बन सकते हैं। यहां पर उसने पूछा है नंबर ऑफ टेल्स के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ टेल्स के लिए, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टेल्स के लिए उसने क्या पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखा है। वो नंबर ऑफ हेड्स के लिए भी पूछ सकता है आपका, तो बस यहां पर नंबर ऑफ हेड्स लिखना है। अब एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, देखिए जब आप कॉइन को 4 बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है आपको एक भी बार टेल ना मिले, एक बार टेल मिले, 2 बार टेल मिले, 3 बार मिले, या फिर हो सकता है चारों बार आपको क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। तो यहां पर आपको एक भी टेल ना मिले, तो सबसे पहले देखिए एक भी टेल किसके अंदर नहीं है, यहां पर मिलेगा आपको पी एच एच। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, पहली बार भी हेड मिले, दूसरी बार भी हेड मिले, तीसरी बार भी हेड मिले और चौथी बार भी हेड मिले। तो इसको आप लिख सकते हैं पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच, और पी एच की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/16। या फिर अब देखिए ये एक एलिमेंट आया है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 16, मिला क्या है आपको 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। दोनों ही तरीके सही हैं आपके, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, इससे आप इजीली कर सकते हैं। देन इसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब उन एलिमेंट्स को निकालिए इसमें जिनमें एक टेल आता है आपका। तो देखिए यहां पर एक तो ये एलिमेंट है, उसके बाद एक टेल वाला ये एक एलिमेंट है, और उसके बाद एक एलिमेंट एक टेल आता है आपका, यहां पर भी 2 टेल, एक इसमें एक टेल है आपका, और यहां पर एक इसके अंदर आपका क्या है, एक टेल है, और उसके बाद तो किसी में एक टेल नहीं है आपका। तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके एच 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 टी और एच टी एच एच और एच एच टी एच और टी एच एच एच। ध्यान से देखिए, अब आपको इस तरीके से भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच इंटू पी टी प्लस पी एच इंटू पी टी इंटू पी एच, इस तरीके से। तो वो कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी हो जाएगी आपकी। तो इससे बेहतर तरीका क्या है कि भाई 1 2 3 और 4 एलिमेंट आए हैं आपके इसके अंदर, टोटल दे रखे हैं 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। क्वाइट सिंपल तरीका। देन इसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 वाले एलिमेंट लिखते हैं जिनमें आपके 2 टेल आ रहे हैं। तो अब देखिए निकालते हैं, 2 टेल यहां पर है, यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, यहां पर भी, और यहां पर भी 2 टेल, यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, और यहां पर भी 2 टेल हैं। तो एच एच टी टी और एच टी और एच टी टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी, उसके बाद टी एच और टी टी एच एच। एक बार टैली कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल कितने हैं 6, और टोटल कितने 16। इसमें आपके आए हैं 6, टोटल है 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 10, तो ये आ गया 3/8। उसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3, जिसमें आपको 3 टेल मिले। पी एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल,
तो 3 टेल वाले देखिएगा ज़रा कहाँ पर हैं। इसमें किसी में भी 3 टेल नहीं है, यहाँ पर 3 टेल हैं आपके। देन इसके बाद यहाँ पर भी 3 टेल, यहाँ पर भी 3 टेल आपके, और यहाँ पर भी 3 टेल हैं आपके। तो बस यही इनके अंदर ही कहा आपके 3 टेल हैं। तो लिखते हैं इसको HTTT और THTT और TTHT और TTTH। तो ये कितने हैं? 4 हैं आपके। टोटल 16th प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। देन इसके बाद Px इज इक्वल टू 4। मतलब क्या है? चारों टेल मिले आपको। तो चारों टेल केवल एक एलिमेंट में होते हैं आपके। ये कितने मिले हैं? 1। टोटल है 16। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए। सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर x, यहां पर Px 0 1 2 3 4। Px इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई थी आपके पास 1/16, उसके बाद 1/4, 3/8, 1/4, 1/16। तो ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। तो यही काम वो आपसे हेड के लिए पूछ सकता था। तो यहां तक आपको सेम रखना था। यहां नंबर ऑफ हेड्स लिखते, Px इज इक्वल टू 0, मतलब आपको एक भी हेड ना मिले तो यहां पर आता PTTT। तो सेम प्रोसीजर आपका रहने वाला था। तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमने इसको लास्ट मुझे रिमेंबर नहीं है कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर था, बट आपका ये नंबर ऑफ हेड्स के लिए हम इसको पहले कवर कर चुके हैं। नंबर ऑफ टेल्स के लिए यहां आ गया, तो इससे पॉसिबल दोनों केस हमने कवर कर लिए हैं आपका। तो इसके साथ ये सेक्शन सी आपका फिनिश हो गया है। सेक्शन डी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।